हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम जो चर्चा करेंगे वो सामाजिक न्याय का जो लास्ट पार्ट हमारा रह गया है। हमने सिद्धांत बताए थे कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, लेकिन सिद्धांतों के साथ साथ व्यवहार भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि हमें उसका अनुसरण भी करना चाहिए, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। दो टॉपिक है, एक तो आपका सामाजिक न्याय का अनुसरण है, दूसरा है मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप, यानी फ्री ट्रेड वर्सेस स्टेट, है ना, या कंट्री। तो सबसे पहले हम चलते हैं सामाजिक न्याय का अनुसरण। तो हम जब देखते हैं कि किसी समाज में धनी और निर्धन के बीच की खाई बहुत अधिक है, तो उस समाज को हम न्यायपूर्ण नहीं कह सकते हैं। अगर कोई बहुत बड़े महलों में, आलीशान घरों में रह रहा है, दूसरी तरफ कोई ऐसी स्थिति में है कि वो बहुत ही दयनीय स्थिति है, रहने लायक नहीं है एक मानव के लिए, तो ऐसी स्थिति में ये उचित नहीं है। यहाँ हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कि क्या 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 स्तर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेकिन कम से कम लोगों के बीच जब खाई हो तो ये तो हो कि बाकी के लोग जो हैं वो बहुत अधिक बुरी स्थिति में ना हो, उनकी बेसिक नीड्स जो है वो पूरी हो रही हो, है ना। यही सामाजिक न्याय होता है। ऐसा नहीं है कि दोनों को बराबर कर दें, सभी का जीवन स्तर बराबर कर दें, सब एक जैसे रहें, ये तो समानता नहीं हो सकती। पर कम से कम हम इस बात को करना सुनिश्चित करें कि कोई बहुत बुरी स्थिति में ना हो, कोई अच्छी में हो, अच्छी बात है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में ना हो। अगर ऐसा है तो वो समाज जो है न्यायपूर्ण नहीं कहलाएगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इस पे हम चर्चा करें तो यहाँ एक चीज देखने को मिलती है, इसे ऐसे लिख सकते हैं कि न्यायपूर्ण समाज को लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी स्थितियां, है ना, स्थितियां जरूर मुहैया कराई जानी चाहिए, ठीक है, जिससे वे स्वस्थ व सुरक्षित जीवन जीने में सक्षम हो सकें, है ना, और अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें। यानी अब इसके लिए लोग कहेंगे कि इसके लिए क्या बुनियादी आवश्यकताएं हैं, क्या मापदंड है, कैसे होगा। तो बुनियादी जो बातें हम करने की बात करते हैं, तो यहाँ आए कि बुनियादी आवश्यकताओं से में पोषक तत्वों की पूर्ति, आवास, शुद्ध पेयजल, शिक्षा व न्यूनतम मजदूरी शामिल है। यानी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि व्यक्ति के लिए एक छत हो और उसको एक आवश्यक शिक्षा मुहैया कराई जाए, बुनियादी कम से कम, जिससे वो अपना विकास कर सके, शुद्ध पेयजल, चिकित्सा सुविधा, है ना, और न्यूनतम मजदूरी। इसको ये गारंटी हो कि इतना तो इसको काम के बदले मिलेगा ही, जितना जीवन यापन के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से अगर ये सुनिश्चित हो जाता है तो फिर उस समाज में क्या होगा कि लोग आराम से कम एक मानव जीवन स्तर जी सकते हैं। और ये सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक भी है ना। सभी को हम समान नहीं कर सकते, पर कम से कम किसी को बहुत ऊंचे के साथ साथ बहुत नीचे गर्त में नहीं गिरा सकते। अगर ऐसा है तो वो सामाजिक न्याय न्यायपूर्ण समाज नहीं कहलाएगा, है ना। और उसके साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि अपनी प्रतिभा का विकास कर सके और लक्ष्य तक पहुंच सके। यानी कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति कितना भी ऐसे ऐसे समाज रहे हैं कि जिसमें व्यक्ति कितना ही श्रम करे, लेकिन फिर भी वो अपने भाग्य को नहीं बदल सकता। उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी वही उसी स्थिति में जीने के लिए बाध्य हो जाती है, क्योंकि वो अवसर नहीं उनको मिल पाते, है ना। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि मजदूर का बेटा मजदूर ही होता था, राजा का बेटा राजा ही होता था। तो कम से कम उसको ऐसे अवसर प्राप्त हो कि वो अपना जो उसने सोच रखा है, जो लक्ष्य तय कर रखा है, उस तक पहुंचने में सक्षम हो सके, है ना, अपनी प्रतिभा को निखार सके। तो बुनियादी में जैसे शिक्षा सबके लिए अगर मुहैया कराएंगे, उसको जीवन स्तर के लिए पेट भर भोजन अगर उसको मिलेगा, तो उसके माता पिता को, तो फिर आगे उसको काम के लिए, बाल मजदूरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा और वो पढ़ सकता है। और पढ़ने के लिए उसको शिक्षा भी उपलब्ध होनी चाहिए, ऐसी परिस्थितियां हम उपलब्ध करा सकें, तो वो समाज जो है न्यायपूर्ण समाज कहलाने लायक है। तो इस पर तो हम अनुसरण की बात कर रहे हैं कि जो चीजें आइडियल बनाई हैं कि ये होना चाहिए, तो वो अगर हम कर सकते हैं तभी वो समाज न्यायपूर्ण समाज है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। मुक्त बाजार क्या होता है? पूंजीवाद का सीधा सीधा सरोकार मुक्त व्यापार से ही है ना। तो इनका क्या तर्क है? मुक्त बाजार के समर्थकों का तर्क है कि जहां तक संभव हो व्यक्तियों को संपत्ति अर्जित करने के लिए मूल्य, मजदूरी, अनुबंध के लिए स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। अर्थात इनका ये तर्क है कि मुक्त बाजार वालों का, समर्थकों का,
कि भाई व्यक्ति को फ्री छोड़ दो कि वो अपनी मजदूरी तय कर सके, अपनी वस्तु का मूल्य तय कर सके, जो समझौते या अनुबंध होने हैं दोनों के बीच उनके लिए स्वतंत्र हो सके, है ना। तो ये चीज इनका बेस है कि इसके आधार पर जो है फ्री ट्रेड के आधार पर जो है न्याय अपने आप प्राप्त हो जाएगा। इनका ऐसा कहना है कि इसके आधार पर न्याय अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जो शक्तिशाली हैं या जो प्रतिभाशाली हैं वो अपने आप को स्वतंत्र प्रतियोगिता के द्वारा सिद्ध कर देंगे और ऐसे में स्वतः न्याय प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इससे समाज को लाभ मिलेगा। इनका ऐसा तर्क है ना। लेकिन क्या ये सही है? इसको हम अगर थोड़ा सा उदाहरण के द्वारा माने कि ये जो कंपनियां हैं, जो भी व्यापारिक कंपनियां हैं, उनको अगर हम फ्री छोड़ दें, बाजार के भरोसे लोगों को छोड़ दें, और जो सुविधाएं हैं, इनका कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ये सब कुछ आप बाजार के हाथ में छोड़ दो, क्योंकि इनका तर्क है कि सरकारी चीज़ों की जो शासकीय नियंत्रण में होते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, है ना। लेकिन ये कितना सही है उसको मैं 2 उदाहरण के द्वारा आपको बताती हूँ। सबसे पहला तो है शिक्षा। तो शिक्षा के क्षेत्र में इनका कहना है कि फ्री छोड़ दो, तो बहुत सारे स्कूल्स बने हैं निजी हाथों में और बहुत इंटरनेशनल लेवल के बने हैं, लेकिन उन तक कौन पहुंच सकता है? उनकी फीस कितनी है? क्या आम आदमी, गरीब आदमी उस तक पहुंच सकता है? तो ये क्वालिटी तो अच्छी दे रहे हैं, लेकिन क्या हर व्यक्ति की पहुंच तक ये पहुंच रहा है? अगर नहीं तो ये कैसे न्यायपूर्ण समाज स्थापित करेगा? अगर समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग उस तक पहुंच ही नहीं सकता है तो कैसे लोग जो है उस तक पहुंचेंगे और कैसे विद्या अर्जन करेंगे? और अगर ऐसा नहीं है, ये वहीं पर जो भी निजी क्षेत्र वाले जो भी एजेंसियां हैं वो वहीं पर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां इन्हें लाभ मिलता है। लाभ कहाँ मिलता है? जहां पैसा होता है। अब देखो आप, निजी विद्यालय जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां तो खुले भी नहीं है, क्योंकि वहां अफोर्ड करने लायक लोग रहते नहीं है। अगर खुले भी हैं तो वो उनकी क्वालिटी इतनी हल्की है कि उससे अच्छा तो सरकारी विद्यालय बहुत अच्छे हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे कहा जा सकता है कि मुक्त बाजार के आधार पर छोड़ देने से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, न्याय अपने आप प्राप्त हो जाएगा? कैसे? क्योंकि आप वहां जा ही नहीं रहे हो जहां इन चीजों की आवश्यकता है। अगर समाज का सिर्फ 20% लोगों के पास आप अच्छे अच्छे स्कूल्स, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर रहे हो, लेकिन बाकी का जो 80% लोग हैं उन तक तो आप जा नहीं रहे, उनके बीच में आप जा नहीं रहे, और अगर जाते भी हैं तो बहुत ही हल्की क्वालिटी वाली चीजें आप निर्मित करते हो। तो ऐसे में कैसे संभव है न्याय प्राप्त होना? क्योंकि निजी व्यक्ति जो भी होगा निजी नियंत्रण में अपना काम करेगा तो अपने फायदे के लिए, स्वाभाविक है वो वही काम करते हैं जहां अधिक शक्तिशाली लोग रहते हैं, जहां पावरफुल लोग हैं, जहां पैसे वाले लोग हैं जो उनको अफोर्ड कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे में ये मुक्त बाजार में बनाम राज्य का हस्तक्षेप के लिए जो इस तर्क देते हैं वो कहाँ तक न्याय संगत है ये आप स्वयं समझ सकते हैं अपने आसपास। क्योंकि व्यवहारिक चीजें जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक ये किताबी ज्ञान का कोई मतलब नहीं, है ना। आप जब भी इसी टॉपिक पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे, अपने आसपास देखेंगे, अपने अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव में देखेंगे कितने निजी विद्यालय हैं और उनकी पढ़ाई और फिर अपने सरकारी स्कूलों की पढ़ाई देखेंगे, दोनों में कंपेयर करेंगे। ये कर सकते हैं आप टास्क, क्योंकि आप प्रैक्टिकल, यही हमारा प्रैक्टिकल है ना। दूसरा, आप अगर हॉस्पिटल्स की बात करेंगे तो गांव में सरकारी अस्पताल भी नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसे में प्राइवेट हॉस्पिटल कितने होते हैं, है ना। तो वहां पहुंच ही नहीं है, आप जा ही नहीं रहे हो, लेकिन कम से कम एटलीस्ट एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जरूर होता है आसपास नियरेस्ट सरकारी, क्योंकि सरकार का काम है सभी के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास उपलब्ध कराए, है ना। यही आवास के क्षेत्र में देखो आप, जितनी भी कॉलोनीज बनेंगी, जितनी भी मल्टी बनेंगी, सोसाइटी बनेगी, वो सब शहरी क्षेत्रों में होते हैं, गाँव में कौन जाता है बनाने, है ना। तो इस प्रकार से इनका ये तर्क है कि राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सिर्फ नियम कानून बनाने के तक थोड़ा सा। लेकिन आज ये लोग भी ये मानते हैं, पूर्णतः प्रतिबंधित अप्रतिबंधित समाज की कल्पना तो ये भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फिर वो अव्यवस्था हो जाएगी, है ना। बहुत अधिक पूंजीपति ही चंद बाकी लोगों को खत्म कर देंगे। तो ये लोग भी कुछ प्रतिबंधों को स्वीकार करते हैं। इनका मानना है कि सरकार को ये देखना चाहिए कि बहुत सारी चीजें, नियम कानून तय हो और बेसिक चीजें उनको पालन किया जाए, है ना। इसी प्रकार से वृद्ध हैं, विकलांग हैं, ऐसे लोगों के लिए कौन काम करेगा? तो ऐसे लोगों के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये इसके साथ ही ये वाला अध्याय अपना समाप्त हुआ और अगले अध्याय की तरफ हम चलेंगे। कल से जब भी ये वीडियो आएगा तो फिर अगला वाला अध्याय कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान रखिए,
और पढ़ाई करते रहिए। अब बहुत पास में ही आपके एग्जाम हैं तो बहुत समय नहीं बचाया। तकनीकी अब स्ट्रेटेजी रणनीति बनाकर जो है बढ़िया से अपना सिलेबस लेकर अच्छे से तैयारी करें। ये ना सोचें कि हमारा तो 11वीं है, परीक्षाएं होंगी, ऑफलाइन होंगी, ऑनलाइन होंगी, जैसे भी होंगी, पर हमें ईमानदारी के साथ अपनी परीक्षा देनी है, क्योंकि यही आपके भविष्य तय करेगा। ये ना सोचें कि इस साल ऐसा है, अगले साल कैसा होगा। तो इस साल हम ईमानदारी से पढ़ेंगे। तो ये जो आपका, ये कभी ये नहीं है कि सिर्फ 11वीं के लिए आप पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने के लिए आगे जब भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं में जाएंगे या कहीं भी, तो ये आपका ज्ञान आपके साथ है। अगर यहाँ हमने बेईमानी कर दी तो आपका ये पूरा पोर्शन हमेशा के लिए छूट जाएगा। आप यहाँ विकलांग बन जाएंगे। तो ना शरीर का कोई अंग कमजोर होता है तो वो हमें हमेशा तकलीफ देता है। इसी प्रकार से हम जिस भी कक्षा में हैं उसका पूरा सिलेबस हमें अच्छी तरह से आना चाहिए। अंक कितने भी आए पर पूरा सिलेबस हम ईमानदारी से पढ़ें और ईमानदारी से उसको याद करें, समझने का प्रयास करें, तभी वो कक्षा पास करने का कोई मतलब है। अदरवाइज ऐसे अंकों का कोई मतलब नहीं है। तो आप अपनी पूरी तैयारी ईमानदारी के साथ करें। अंक जितने भी आए आप अच्छे ही आएंगे, अच्छा ही पढ़ना होगा। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।